नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस ऑफ हॉरर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊं तो आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं आपकी कहानी ज़रूर पढ़ूंगा और अपने चैनल पे सुनाऊंगा। चलिए फिर बिना समय और वेस्ट करे कहानी को शुरू करते हैं। रात के भयानक अंधकार को चीरता हुआ ट्रक रफ्तार से भाग रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने के लिए नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसके बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। कायरियो अब्बाजन, उस्मान ने मारवाड़ी लिहाजे में चिंता जगाई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर होगी है और किनो रीवू तो उठ गया है तो टायर बदलने में हमारी मदद कर। एड्डी घबराने की बात कोनी है। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजर घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम जरा भी नहीं था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह है कि उनके ट्रक के अलावा कोई भी वाहन सड़क पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। काफी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोला और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। अब्बास को डर इस बात का था कि कहीं वीरान जंगल में कोई जंगली जानवर हमला न करते, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पे आई तो सामने का नज़ारा देखकर कपास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी है आगे। हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। घूंघट उड़े। वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खन खन बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटा उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बेड़ जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार देवा। उस्मान ने उस स्त्री से बात करके खिड़की से बाहर से निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो कट्ठे दिखे कोनी। उस्मान परेशान होकर बोला। खिड़की खोल के पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी रह गई। वह तो पीछे है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से की थी, लेकिन वह खुद को यह यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की नींद अब उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में बैठी और हमें भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि लुगाई को जहाँ उतरना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतार दे।
उसका स्टॉप तो काफ़ी पीछे रह गया। उस्मान ने फिर खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ा कर बोला, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे कोई बचकानी बात करती हो। क्या बात करता है, ठीक से देखो, पीछे ही बैठी होगी। ठीक से देखा मैंने, वो गाड़ी में नहीं है। फिर तो लागे है जब गाड़ी धीमी पड़ी तब वो शायद अपने स्टॉप पे उतर गई। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी वहां नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजे ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त के साथ खेलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के लिए वो उठा कि अपने सामने नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। सकपकाया अब्बास ने नजर उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अठे काय करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना? मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मन्ने अपने साथ बुलाया है। अब मैं तो थारे साथ ही रहूंगी, थारी लुगाई बनकर। अब मैं तन्ने छोड़कर कटे ना जाऊंगी। किसी को बोला तो जान ले लूंगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास से गला पकड़ते हुए कहा, तन्ने छोड़कर मैं कठे नहीं जाऊंगी। पर छोरी, थन्ने में रखुल्ला कहाँ? मैं बताती हूँ थन्ने। थारे पैर की जांग में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर का बाल काट कर थारी जांग में सी ले। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा मारा और उस चुड़ैल के बाल काट कर चमड़ी के अंदर सी दिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को चुड़ैल ने डराकर अब्बास के करीब कभी नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। पढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर, मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1995 में जब मैं 13 साल का था तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुलाष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्त के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरा दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के आहते में पहुंचा तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा आहता आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं अपने आहते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर आहते की ओर अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी कपड़े पहने एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा तो वह वहीं पर कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था
क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, यह देखने के लिए वह सच में एक महिला है या फिर कोई और। वह मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिए और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह से आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ ना दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ। वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और सच में वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात के मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अब मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की। 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बज रहे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा, जो वे अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उसकी लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे ज़मीन पर पटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, कि उस समय वो वहाँ अकेला था और पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। लेकिन ख़ास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद कर दी तो मैंने देखा कि वह वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वहाँ वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब ऐसी अजीब सी स्थिति एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली कहानी भी पसंद आई होगी। बढ़ते अपनी अगली कहानी की तरफ। यह कहानी हमारे गांव की काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है
वह उस बच्चे को अपना शिकार बना लेती है। और वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उस पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मार कर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। यह सब बातें सोनू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के पिंटू को कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों का विश्वास नहीं था और वैसे भी ये बच्चे थे 10 से 12 वर्ष की उम्र के। पिंटू, उसने बोला, हा हा हा, ये सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो सोनू उसे बोलने लगा, नहीं ये सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू के सहित उस जगह पर इकट्ठे हो गए। तब सोनू उनसे बोलने लगा, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिर में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब पिंटू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए सब चुड़ैल की बातें बनाते हैं। सभी बच्चे बोले कि ऐसा नहीं है, रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी को बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हा 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 हा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया है, तू कांप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना। क्या तुम सभी ने भी सुना? सब बच्चे बोले, नहीं हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उसे कहा कि चल अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने घर लौट आते हैं। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने के लिए चले गए। पर इधर पिंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खिंचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने काले कपड़े पहने एक औरत उसे अपनी पीठ दिखाई खड़ी थी। वो औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफ़ी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव कोहरे में डूब गया है। ठंड बिल्कुल ऐसी थी जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे सारे के सारे डरावने जानवर आसपास हो, पर कोई दिख नहीं रहा था। इतने भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सूरमाओं की हालत खराब हो जाए तो यह तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ तक जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा है। वो डर गया और जाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। कोई फायदा नहीं। आसपास किसी के जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज आने लगी। पिंटू की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के पास एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में काफी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। गांव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना।
और हंसकर वो एक झटके से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी डरावनी शक्ल देखी और वहाँ से भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कट आ गया और वहाँ से खून निकलने लगा। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उसके सर पे दे मारा। तभी पिंटू की आंख खुल गई। वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट की निशान दिखाई दिया। वो समझ गया था कि उसके सपने में कोई हकीकत ज़रूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए थे। पर पिंटू के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला है। वो बरगद का पेड़ आज भी वहाँ है और चुड़ैल आज भी अपना शिकार का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, यह चौथी कहानी रामू की है, जो काफ़ी शराब पिया करता था, या यूं कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे कि भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपने माँ बाप और बीवी की नहीं सुनता वह भला और किसी की क्यों सुनेगा। गांव के पास में एक और गांव था जहां से वो अपने लिए शराब लाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, वह देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। उसके पास एक शराब की बोतल भी थी, जिसे भी वो उसी दिन पीने के लिए लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊंगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे, तो उसने एक खेत के अंदर शराब पीने की सोची। थोड़ी देर बाद वो एक खेत तक पहुंचा और शराब पीने लगा, तो तभी उसे किसी के मक्के की फसल में से निकल कर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़े नशे में था, पर वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाली मक्के की फसल से आ रही है। वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से भगा ही देगा। यह सोचकर वो उस जगह से जाने लगा, और इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में से एक भयानक सी औरत आकर उसे देखने लगी है। औरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी और ही बढ़ रही थी। यह देखकर रामू वहाँ से तेजी से भागा और वो औरत भी उसकी ओर भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आया और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, मैं भी ना, चलो शुक्र है कि मेरी बोतल सही सलामत है। और वो हंसने लगा। तभी उसे जोर की टॉयलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर पेशाब करने लगा। अब करते करते जब उसने अपना सर ऊपर घुमाया तो देखा कि वो औरत उस पेड़ पर बैठी थी और उसको बड़े ही डरावने तरीके से देख रही थी, और वो एक झपट्टे से उसके ऊपर कूद गई। वो जैसे ही उस पर कूदी, वो नीचे जा गिरा और चिल्लाने लगा, पर वो औरत उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल छीन ली और शराब पीने के बाद अचानक से वहाँ से गायब हो गई। फिर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी शराब की बोतल वहीं पड़ी है। उस दिन से उसने कसम खा ली कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।